हेलो, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना विद्युत अपघटनी सेल। तो देखो, विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। उसकी परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी? उसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। यानी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाए, उसको अपन गैल्वेनिक सेल कहते थे। अब वो खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला सेल था। वो था क्या? गैल्वेनिक सेल। लेकिन उसमें देखो अपन ने क्या क्या देखा था, उसमें डेल्टा जी सदैव नेगेटिव होता है ना। ये ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है ना। ऐसी कंडीशन होती है। और डेल्टा जी नॉट भी क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो इस सेल में, ये सेल कैसा था? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था। इस सेल में हमने कहीं भी बैटरी नहीं लगाई थी। इस सेल का कोई भी डायग्राम में अपने बैटरी नहीं लगाई थी। मतलब बैटरी लगाने की क्या जरूरत? वो तो खुद एनर्जी दे रहा है। जब कोई एक बात बताओ, कोई खुद एक ऊर्जा का स्रोत है जो खुद ऊर्जा दे रहा है, उसमें ऊर्जा देने की क्या जरूरत है भाई? वो तो उससे तो ऊर्जा लो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल, उससे ऊर्जा लो। तो अब अपन का जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो गैल्वेनिक सेल का प्रॉपरली उल्टा होता है। तो इसकी जो परिभाषा ही क्या बनती है? इसकी परिभाषा ही बनती है ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। ये काम ही उल्टा कर रहा है कि इस विद्युत अपघटनी सेल में अपन करते क्या है कि विद्युत ऊर्जा, अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, उससे केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अब एक बात बताओ, कोई रासायनिक रिएक्शन कर रहे हैं अपन, यानी ये रासायनिक ऊर्जा कब बनती है? जब केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। अब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो हो कैसे रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब अपन मतलब प्रेशर दे रहे हैं आगे से, अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब कहाँ? बाहर से। ये इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी तो है, एनर्जी कार्य के रूप में होती है। एनर्जी दो तरह से ही खर्च होती है, एक तो ऊष्मा और एक कार्य। थर्मो में पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पर एनर्जी है जो ऊष्मा के रूप में भी जाती है। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फोन चार्ज करते हैं, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा बनती है। फोन में क्या बनती है? रासायनिक ऊर्जा। और वो फिर वो रासायनिक ऊर्जा अपन को धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बाद में देती रहती है। तो पहले अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे रासायनिक ऊर्जा मिलती है, उससे कार्य होता है और ऊष्मा भी होती है। फोन चार्ज लगाते हैं तो गर्म हो जाता है, कारण ऊर्जा दी जा रही है। ऐसे ही फोन को जब यूज लेते हैं, हैवी यूज लेते हैं, तो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कार्य तथा ऊष्मा दोनों के रूप में निकल रही है। एनर्जी दो तरह से निकलती है, कार्य भी करती है और ऊष्मा का भी क्षरण होता है। आज तक का ऐसा कोई भी एनर्जी का सोर्स या एनर्जी को, ऐसा कोई भी इंजन, ऐसा कोई भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो एनर्जी को 100% वर्क एफिशिएंसी बना दे। मतलब कि एनर्जी को 100% कार्य में परिवर्तन कर दे, ऐसा कोई इंजन नहीं है। एक ऐसा इंजन होता है कार्लो इंजन, पढ़ाया अपने फिजिक्स में। अब तो पढ़ते भी नहीं है ना। कार्लो इंजन की दक्षता 99.99 होती थी, लेकिन हकीकत में कार्लो इंजन बनाना असंभव है। क्या है? असंभव। कार्लो इंजन बनाया नहीं जा सकता। यानी ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। मतलब उससे ऊष्मा तो निकलेगी ही, हीट तो जनरेट होगी ही। तो अब देखो, इसमें हो क्या रहा है? अपन एक प्रेशर आगे से खुद से काम करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अश्वतः ना हो, वो स्वतः ना होकर खुद से कराई जाए, वो रिएक्शन होती है अश्वतः। तो ये दिखाती है स्वतः परिवर्तिता। अपना जो सिद्धांत होता था क्या, डेल्टा एस वाला, इसमें क्या है? ये डेल्टा एस ये नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव मतलब डेल्टा एस किसका अंतर था? डेल्टा एस जो अंतर था वो था एस टोटल माइनस एस रिएक्शन का।
एस टोटल माइनस एस रिएक्शन का एस है जो ज़्यादा है, क्योंकि इसको अपन इस टोटल से ज़्यादा था, तो इस ओवरऑल वैल्यू डेल्टा एस नेगेटिव आ रही है इसमें। और जब डेल्टा एस नेगेटिव आती है स्वतः परिवर्तित, तो हम कहते हैं कि यह प्रक्रम असतः है, स्वतः परिवर्तितता नहीं दिखा रहा। और डेल्टा एस नेगेटिव आने का मतलब होता है डेल्टा जी होता है पॉजिटिव। ये अपन पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो समझ लेते हैं कि रिएक्शन स्वतः नहीं हो रही, असतः हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए, विद्युत अपघटनी सेल के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। थर्मो में पढ़ चुके हैं, है ना भाई, अच्छे से पढ़ाया था मैंने, अब तुम्हें नहीं आता मैं क्या करूँ। तो इतना समझ आया कि यह स्वतः रिएक्शन कराता है, मतलब ये ऐसी केमिकल रिएक्शन कराता है जो अपने आप नहीं होती है, मतलब जो जिसको कराना होता है। तो देखो, जब हम मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो बैटरी में इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। केमिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत अपघटन होता है। जब फोन को यूज किया जाता है तो बैटरी में गैल्वेनिक अभिक्रिया होती है, मतलब केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये बता चुका हूँ मैं, है ना। तो अब तुम्हें इतना समझ आया। तो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड पर हमेशा नेगेटिव होता है। और विद्युत के रासायनिक सेल जो कि गैल्वेनिक सेल है उसमें उल्टा होता है, एनोड पर हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड पर पॉजिटिव। देखो, गैल्वेनिक सेल था, उसमें जो एनोड थी उस पर नेगेटिव चार्ज था और इस पर पॉजिटिव था। कारण क्योंकि एनोड पर दमादम क्षरण हो रहा था और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण एनोड पर नेगेटिव चार्ज था और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और इधर जाके इनसे जुड़ रहे थे। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो विद्युत ऊर्जा इधर जा रही थी, अपन देखते हैं। तो इधर पॉजिटिव था कैथोड पर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है होने को, तो इस पर एनोड पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है। कैसे आता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब विद्युत अपघटन पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। देखो, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इस विद्युत अपघटनी सेल तो समझ गए अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। लाइसिस ये कहते हैं अपन विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहता है विद्युत की सहायता से विद्युत अपघटनी सेल में किसी गैस का निष्कर्षण या किसी धातु का निक्षेपण होना विद्युत अपघटन कहलाता है। नहीं आया समझ, नहीं आया भाई, तो समझो। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बोलूंगा क्या। देखो, ये विद्युत अपघटन मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है, अभी इसको छोड़ो। अब देखो, विद्युत अपघटन तो अपन कर लेंगे बाद में, है ना। लेकिन अपन को जो मेन चीज समझने की बातें हैं कि सेल बनाना कैसे है, तो वो समझ लेते हैं अपन। देखो, अपन देखेंगे विभिन्न लवणों के गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में या अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। ठीक है, अक्रिय इस इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। देखो, विद्युत अपघटन होता क्या है। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, विद्युत अपघटनी सेल में होता ये है कि जो जो सॉल्यूशन होता है, उसमें से कोई ना कोई चीज तो या तो गैस निकलती है या धातु का निक्षेपण होता है। वो कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं विद्युत अपघटन का। गलित NaCl का PT इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर इसमें विद्युत अपघटन कराया जाए। देखो, गलित NaCl लिया, यानी उसमें पानी नहीं है, सिर्फ NaCl है। इसमें मैंने गलित NaCl ले लिया, NaCl को गला रखा है ना। NaCl गला रखा है, इसमें Na+ भी है
और Cl नेगेटिव ही है। समझो, अब मैंने एक रॉड इधर ले ली, एक रॉड इधर ले ली, ये दोनों प्लेटिनम की रॉड है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों रॉडों को एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ये मैंने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ये बैटरी का बड़ा सा टर्मिनल होता है, वो धन टर्मिनल होता है। बैटरी का ये छोटा टर्मिनल होता है, उसे ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। अब धन टर्मिनल रेड इसके है ना। तो देखो, ये धनात्मक टर्मिनल है बड़ा, और ये छोटा है ऋणात्मक। ये धनात्मक टर्मिनल है तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ये ऋणात्मक टर्मिनल है मतलब ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या देगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता भाई। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देता है। सर्किट जब शुरू होता है, विद्युत जब ऊर्जा निकलती है, तो ये जो सेल होता है, वो जो नेगेटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे सर्किट है, ये बल्ब लगा रखा है ना। मैं एक सर्किट समझा रहा हूँ छोटा सा। ये बल्ब लगा रखा है ना, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और इस स्प्रिंग से होके इस स्प्रिंग जो ये क्या होती है, ये एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 90 to 100% हीट में कन्वर्ट करती है। ये एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है। समझो मेरी बातों को, कैसी होती है ये स्प्रिंग, हीट में कन्वर्ट करती है। और किसकी बनी होती है, टंगस्टन ऐसे धातुओं की बनी होती है, जो क्या करते हैं, ये जो फिलामेंट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन से यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है। हीट से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, वो लाइट। कोई चीज़ हीट होती है, गर्म होती है, तो वो अपने आप चमकने लग जाती है। नहीं चमकती क्या, सूरज गर्म होकर चमकता है, नहीं चमकता है क्या। जो इतना ज़्यादा हीट निकलती है कि वो अपन को लाइट प्रदान कर देती है, यानी प्रकाश देती है, समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉनों को हीट देगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन फिर उधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर आके सर्किट को पूरा करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ हुई, इस पर, तो इस तरह आया नेगेटिव चार्ज। अब इस पर देखो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो प्लेटिनम की वायर है, वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज से परिपूर्ण है। अब इधर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव वाला, Na+ इस पर जाएगा। Na+ के पास क्या है, Na+ कहेगा अरे भाई साहब इतने सारे इलेक्ट्रॉन, मजे ही आ गए देख के, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन वो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब ये क्या है, कैथोड है अपनी, ये क्या है, एनोड है अपनी। एनोड पर कौन अट्रैक्ट होगा, ये वाले नेगेटिव वाले। ये कहेंगे यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इधर देखो प्रतिकर्षण बहुत तगड़ा, दूर भागो, इधर जाओ, अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इधर जाओ, इधर गया। तो ऐसे ये सर्किट पूरा हो जाएगा। देखो, विलियन के अंदर सर्किट कौन पूरा कर रहे हैं, आयन। विलियन के अंदर आयन गति कर रहे हैं, Na+ इधर जा रहे हैं, Cl- इधर जा रहे हैं, समझो। और विलियन के बाहर सर्किट पूरा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। विलियन के बाहर सर्किट पूरा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आई। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाफ Cl2 गैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाफ Cl2 गैस बना रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ा। अब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके इधर ऐसे ऐसे सर्किट घूमता रहेगा। एट कैथोड इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन से क्या हो रहा है, वो रिडक्शन में Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और अपना दे रहा है Na सॉलिड। मतलब देखो, विद्युत अपघटन की परिभाषा समझो, गैस मुक्त हुई, धातु का अवक्षेपण हुआ। विद्युत अपघटनी सहायता से विद्युत अपघटनी सेल में किसी गैस का निष्कर्षण होता है, या तो किसी गैस का निष्कर्षण हुआ, या किसी धातु का निक्षेपण होगा, विद्युत अपघटन कहलाता है। बस यही था विद्युत अपघटन की परिभाषा। अब देखो, विभिन्न लवणों की गलित अवस्था में, अपने गलित अवस्था का एग्जांपल ले लिया अभी, तथा जलीय विलयन में लेंगे, फिर और अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। जलीय विलयन कब लेंगे, और अक्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम
इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। अब चयन उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा, ये अपन जानते हैं भाई। ये चीज दिखाने की बात है क्या आज आज अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते इतने होंगे कि ये चीज दिखाने की बात है कि अपचयन उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है। ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव का मान तो कम और ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ईसीएस में ऊपर हो। नहीं जानते हैं क्या भाई हम ये सब चीज़? ये दोनों बातें अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पढ़ते हैं ना, दिमाग और खराब हो जाता है यार, ये ऐसे भी होता है क्या? तो देखो, अब अपने गलित अवस्था में तो बहुत सिंपल था NaCl का, लेकिन जलीय अवस्था में क्या होगा वो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। जलीय अवस्था में मजा आ जाता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मजा आ गया, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। देखो दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थ्योरी पे मत जाना, थ्योरी तो तुम्हें पढ़ने के लिए, मेरे को पढ़ाने के लिए नहीं है, मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बस। तो अपन दूसरा है NaCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन का पीटी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो जलीय विलयन होगा। तो देखो जब भी एक्वस होता है, जब भी एक्वस होता है तो होता क्या है, ये पीटी इलेक्ट्रोड है और ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बनाने का मतलब है इस पे बैटरियां लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। बिना बैटरी के इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकता, विद्युत अपघटन नहीं होता है। इधर लगा दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, इधर लगा दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल, ये अपनी अनोड है, एनोड है, ये अपना कैथोड है, क्या है, कैथोड। ठीक है, अब देखो इसमें जलीय विलयन है तो इसमें Na+ के भी आयन होंगे और H+ के भी आयन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें Cl नेगेटिव के आयन होंगे और OH- के भी आयन होंगे, क्योंकि जल भी टूटता है, बहुत कम टूटता है पर टूटता तो है, टूटता तो है भाई। तो अब यहाँ अब रेस लगेगी, क्या लगेगी, अब रेस लगेगी। अब दो पॉजिटिव आयन है अपने पास, दो नेगेटिव आयन है, अब यहाँ रेस लगेगी। अब कहेगा कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कौन जाएगा? तो अब अपना काम आएगी ECS। ECS कहती है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। कैसे? अपनी ट्रिक याद करो, MR/LR। अपन जानते हैं ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती है, ये अपन अच्छे से जानते हैं भाई, बिल्कुल समझदारी से अपन को ये बात पता होती है। तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब ऊपर वाली धातु का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकरण विभव नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। तो देखो अपन को पता है ऑक्सीकरण उसका होगा, ऑक्सीकरण देखो एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसका होता है जो जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक हो, मानक ऑक्सीकरण विभव ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है, मतलब ऊपर वाले का ज्यादा होता है, ऊपर वाले का क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, और नीचे वाले का कम होता है। तो ऊपर वाला कौन है इन दोनों में से? देखो याद करो, लिख बा सर का ना एने, ना मग अलमंजन कर हकू हज हज, एच तो बहुत पीछे आ गया, एने पहले आ गया, तो ऑक्सीडेशन तो एने का होगा, ऑक्सीडेशन एने का नहीं, नहीं 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 नहीं, एने देखो H+, सॉरी थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, H+ जाएगा इधर यानी कैथोड पर, यानी इसका होगा रिडक्शन, रिडक्शन Cl नेगेटिव, ऐसे ये जाएंगे इधर, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl और OH में से। तो Cl और OH में से कौन आ रहा है देखो, लिख बासर का नामक अलमंजन कर फीकड़ को लिख बासर का नामक Cl कहाँ आती है ECS में यार, ECS देखो, अब ECS देखो साला, ECS देखो, मेरा खुद को भूल गया मैं दिमाग।
देखो ECS इसमें नहीं दे रखी, अपनी जो ECS है उसमें Cl नहीं दे रखा, Cl नहीं दे रखा और ना OH माइनस दे रखा है। तो अपन इसको कैसे करते हैं भाई? तो अपन ऐसे कैसे करें भाई? ना तो Cl ECS में है ना OH माइनस ECS में है, तो इसका निर्धारण अपन एक और चीज से कर सकते हैं, वो सर ने लिखा रखा है। देखो सेकंड नंबर की तीर देखो बीच में लग रही है, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव में से जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है। बिल्कुल सर, सही लिखा है सर ने। अब देखो ऐसे लिखने का बहुत मतलब होता है, अपन को समझ आ गया तुरंत ही। तो देखो ये क्या मतलब होता है, एक Cl नेगेटिव है अपना, एक OH नेगेटिव है अपना, O की EN होती है 3.5, इसकी EN होती है 3। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देगा? जिसकी EN कम, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन को कम कम पकड़ के रखेगा वही तो दे सकता है। तो Cl नेगेटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑक्सीडेशन पर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का देना होता है ऑक्सीडेशन पर। एनोड ऑक्सीडेशन पर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। धातु भी तो देती थी, अपन लोग गैल्वेनिक्स में पढ़ते थे कि Zn क्या करेगा? Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। लेकिन यहाँ ऐसी रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ धातु की नहीं हो रही, धातु आयन की रिएक्शन हो रही है। एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा किसका? Cl नेगेटिव का। कारण क्या है? Cl नेगेटिव की EN है कम, इसकी EN है ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये मना कर देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो हाफ Cl2 निकल जाएगी गैस। तो अपन को ये तो समझ आ गया, हाफ Cl2 गैस निकल जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एट कैथोड। कैथोड की बात कर लेते हैं, कौन जाएगा? देखो Na+ है और H+ है, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन जिसका मानक रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है? देखो MR/Lr से चेक करें तो MR मोर रिएक्टिव है तो उसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ऊपर वाली धातु का कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे वाले का ज़्यादा होता है। तो हेली ना की नहीं, लिखवा सर काना, Na तो पहले ही आ गया, H तो बाद में आता है, तो पहले आ रहा है मतलब ऊपर है Na, H बाद में आ रहा है मतलब नीचे है, तो H नीचे है, तो नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, बढ़ रहा है तो H का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी। कैथोड पर क्या होगी रिएक्शन? H+ की, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे H2 गैस। ये तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो कैथोड पर ये मुक्त हो रही है, एनोड पर Cl2 गैस मुक्त हो रही है। तो अपन कह सकते हैं, इस नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl के जलीय विलयन का Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन कराने पर क्या क्या उत्पाद बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। ये था नीट का क्वेश्चन, और उसमें एग्जाम, और उसमें सही था, नीट में सही आंसर था कि एनोड पर तो Cl2 गैस मुक्त हो रही है ना, कैथोड पर H2 गैस मुक्त हो रही है ना, और विलयन के अंदर NaOH बचा। देखो ये तो H+ तो इधर चला गया, H+ भाई ने तो इधर इधर का वादा कर लिया, Cl भाई ने इधर कर लिया, तो बचा क्या? NaOH, यानी लवण बचा, लवण नहीं क्षार बचा। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो गई? सेल के अंदर क्या बचा? सेल के अंदर बचा NaOH। NaOH एक प्रबल बेस है, क्या है? प्रबल बेस। तो कुछ समय बाद विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, मतलब उसकी pH अत्यधिक हो जाएगी। pH क्या हो जाएगी? 10 से अधिक हो जाएगी, लगभग प्रबल क्षार है ना, इसलिए, है ना। तो अब देखो सर ने एक नोट लिखाया है, तो देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन करने का चयन करते समय ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा Cl का, फिर होगा OH नेगेटिव का, फिर होगा SO4 नेगेटिव का, फिर होगा PO4 नेगेटिव 3 का, फिर होगा NaNO3 नेगेटिव 3 का। ठीक है, ये तो क्रम है, तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये भाई उसमें नहीं है ना अपने ECS में, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर है। तो इतना तुम्हें समझ आया, मतलब मजा आया होगा ना। तो चलो अब देखते हैं, अब अपना अगला सवाल है HCl के जलीय विलयन की Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। HCl का
जलीय विलयन है, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो इसमें HCl है मतलब H प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, जलीय विलयन है मतलब H प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो अपन को पता है यहाँ पर इधर कंपटीशन नहीं है भाई, कैथोड पर जो जा रहा है मतलब इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर कंपटीशन नहीं है भाई, H प्लस ही जाएगा, चाहे ये वाला जाए चाहे कोई सा भी जाएगा। तो कैथोड पर तो सीधा है भाई, कैथोड पर रिडक्शन होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बना देंगे अपनी H2 गैस। कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कर देंगे। एनोड पर फिर कंपटीशन, Cl आ गया, फिर OH माइनस आ गया, अगर देखा जाए तो Cl ही जाएगा। तो एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस, ये एक हाफ Cl2 गैस दे देगा अपनी, इसको 2 करते हैं तो Cl2 गैस बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, नेट रिएक्शन होगी 2H प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, नहीं 2Cl नेगेटिव प्लस 2H प्लस, है ना, इज इक्वल टू H2 गैस प्लस Cl2 गैस, बात खत्म, है ना। ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। अपन इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं कि कैथोड पर H2 गैस मुक्त हो रही है, एनोड पर Cl2 गैस मुक्त हो रही है, अंदर विलयन में क्या बचा, HOH जल ही बचा, बिल्कुल। अब देखो अगला है चौथा अपना एग्जांपल, NaGNO3 के जलीय विलयन का पीटी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, किसकी उपस्थिति में, पीटी इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, किसका, AgNO3 का। तो देखो ये अपना एनोड हो गई, ये अपनी कैथोड हो गई। AgNO3 का विलयन है, उसमें होगा Ag प्लस और NO3 माइनस, और कैसा विलयन है, जलीय है तो उसमें H प्लस भी होगा, OH माइनस हो गया, और फिर रेस लगेगी, और पीटी इलेक्ट्रोड है ना। तो अब क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा। तो एट एनोड देखते हैं क्या होता है। एनोड पर कौन आएगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले जाएंगे इधर, या ये जाएगा या ये जाएगा। अब देखो अभी अपन ने श्रेणी में देखा था कि OH माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता NO3 से ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि NO3 नेगेटिव होता है ना, इसमें O तीन तीन है, तीन तीन खींचेंगे भाई, तीन तीन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये देगा। तो ये जाएगा, कौन जाएगा, OH माइनस, तो OH माइनस एनोड पर जाएगा। अब देखो इस OH माइनस का लफड़ा होता है बहुत तगड़ा, इसकी रिएक्शन एनोड पर अलग तरीके से लिखी जाती है। देखो 2OH माइनस जाएंगे, O2 गैस मुक्त करेंगे ऐसे, और 2H प्लस देंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसे लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है, और वो तरीका क्या है कि OH माइनस ये एक बेस रिएक्शन है, 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक बेस रिएक्शन है। अगर मैं इधर H प्लस कर दूं 2, इधर H प्लस कर दूं 2, 2H प्लस, तो ये जो नेट रिएक्शन बनती है वो होती है 2H प्लस इस OH माइनस, 2OH माइनस से मिलकर H2O बना देंगे, H2O, और ये हो जाएगी O2 गैस जो निकल जाएगी, और इधर हो जाएगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H2O से H प्लस बनना, ये भी एक एट कैथोड पर लिखी जाती है, ये वाली रिएक्शन भी, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन की ही रिएक्शन है। अगर तुम्हें ये दे तो सही, ये दे तो सही, डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ H प्लस मल्टीप्लाई हुआ है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस दोनों रिएक्शन सही है ये। एट कैथोड, तो देखो अपन को एनोड पर क्या मुक्त होगी, O2, कैथोड, अब कैथोड पर देखो Ag प्लस जा सकता है, H प्लस जा सकता है, कौन जाएगा कैथोड पर, कौन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, MrLr से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका होता है, मोर रिएक्टिव मतलब ऊपर वालों का। तो लिखवासर का नामक अलमंजन कर विकट कोनी हकू हज अज, हकू हज अज, अज Ag बाद में आ रहा है भाई, H प्लस जाएगा, Ag बाद में आ रहा है तो Ag जाएगा भाई, इसमें कौन जाएगा, Ag, क्योंकि ECS में H प्लस यहाँ आता है, Ag इसके नीचे आता है, देख लो भाई। लिखवा सर का नमक अलमंजन कर फिक्कड़ कोनी हकू, हकू H, और हकू अज अज, अज Ag बाद में आता है ना। तो बाद में आता है तो किस कौन जाएगा कैथोड पर, Ag प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड दे देगा, यानी सिल्वर की परत बन जाएगी, चांदी की परत नीचे, चांदी की परत जमा हो जाएगी चांदी निकालने का। और ये है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चांदी बनाने की प्रोसेस है, क्या है, चांदी बनाने की विधि है, बनाने की एक औद्योगिक विधि है, क्या है,
औद्योगिक विधि है। क्या है ये? एक चांदी बनाने की, चांदी का जो लवण होता है AgNO3, ये मिलता है कहाँ? भूपर्टी पर। जो अपनी ये भूपर्टी होती है ना, भूपर्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के ऊपरी 1 किलोमीटर तक की, 1 किलोमीटर नहीं, वो 100-200 मीटर तक की सतह, 1 किलोमीटर तक की सतह, जिस पर अयस्क मिलते हैं। अयस्क में AgNO3 मिलता है। अयस्क है AgNO3 मिलता है। अब इसमें से अपन को चांदी निकालनी होती है, तो अपन क्या कराते हैं? AgNO3 का PT इलेक्ट्रोड के उपस्थिति में वैद्युत अपघटन कराते हैं। वैद्युत अपघटन कराने से Ag सॉलिड नीचे जमा हो जाता है, जलीय विलयन। AgNO3 का जलीय विलयन होता है ना, उसमें Ag नीचे जमा हो जाता है, मतलब प्योर चांदी नीचे जमा हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस औद्योगिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। समझ में आई बात है? इलेक्ट्रोलाइसिस औद्योगिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या कराता है? ये चांदी बनाने में काम आता है। अब देखो अगला, देखो H2SO4 के जलीय विलयन का PT इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन हमें कराने की क्या जरूरत है? यहाँ H+ है, 2H, एक H+ ये H2SO4 2H+ देगा, ये SO4- देगा, ये H+ देगा जल, और OH- देगा। ये देखो सीधी बात है, दोनों H+, ये तो H+ आएगा, सीधी बात है। एनोड पर SO4- नहीं जाएगा। देखो चार ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेंगे, कम एक ऑक्सीजन कम खींचेगा तो ये जाएगा। इसकी ये दो रिएक्शन होती है, या तो H2O वाली या OH- वाली। कर लो यार, क्या दिक्कत? पर ये प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट याद रखना है। विलियन में क्या बचेगा? अम्ल बचेगा, H2SO4 बच जाएगा अंदर, मतलब इसकी pH, ये अम्लीय विलियन बचेगा रिएक्शन के बाद, और अम्लीय विलियन की pH होती है 7 से कम। ये वाली बातें याद रखनी होती है अपन को। कहीं उसमें क्वेश्चन में पूछ ले कि H2SO4 के जलीय विलियन का PT इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जब अपन विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत अपघटन के बाद विलियन की pH क्या होगी? विलयन की pH क्या होगी, वो अपन को पता चलेगा कि विद्युत अपघटन में SO4- जा रहा है कि OH- जा रहा है। OH- जा रहा है, बचेगा क्या? SO4- और H+, यानी कि ये बचेगा, तो ये तो एक अम्लीय विलयन है, मतलब विलयन में SO4- आयन बचेगा, और SO4- और H+ आयन बचेंगे, मतलब विलयन में SO4- आयन लास्ट में बचेगा। क्या बचेगा? SO4- आयन बचेगा लास्ट में। क्या बचेगा? SO4- आयन। तो देखो अभी हमें इन चीज़ों से क्या पता चला, ये सब अपन ने कर लिए। इन चीज़ों से अपन को पता चल गया कि Ag जा रहा है, H+ जा रहा है, NO3 जा रहा है, OH- जा रहा है। अपन इस ECS से इतना बता सकते हैं कि एनोड पर क्या जाएगा, कैथोड पर क्या जाएगा, कौन सी गैस मुक्त होगी, कौन सा आयन निक्षेपित होगा। जैसे Ag कितना निक्षेपित होगा ये नहीं बता सकते, कितना होगा नहीं बता सकते भाई, कि ये रिएक्शन 70% काम करेगी, 30% काम करेगी, 20% काम करेगी, 10% काम करेगी। ये सब चीज़ें बताई थी फैराडे ने। फैराडे ने ये बताया कि किस इलेक्ट्रोड पर कितना आयन निक्षेपित होगा, कितना बनेगा। तो फैराडे ने अपने दो नियम दिए, दोनों नियम थे वैद्युत अपघटन के। किसके नियम थे? फैराडे ने और भी दिया था भाई, कूलाम का नियम दिया था, कूलाम दिए थे फैराडे। एक कूलाम में कितने फैराडे होते हैं? एक फैराडे में 1 फैराडे में 96,500 गुलाम होते हैं, ये भी दिया था फैराडे ने। फैराडे ने केमिस्ट्री में भी दिया था भाई, केमिस्ट्री के वैद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे। क्या दिए थे? फैराडे के, इसलिए इसे कहते हैं फैराडे के। फैराडे ने क्या बताया कि अपन ये तो जान चुके हैं कि कितना कौन निक्षेपित होगा, कौन नहीं होगा। ECS से अपन ये बता सकते हैं कौन निक्षेपित होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन अपन ये नहीं बता सकते कितना होगा और कितना नहीं होगा। मतलब एक कैलकुलेटिंग वैल्यू की बात करी जाए तो फैराडे वैज्ञानिक काम करते हैं इसमें। अब फैराडे ने अपने दो नियम दिए। क्या नियम दिए भाई? फैराडे वैज्ञानिक ने अपने दो नियम दिए। मैं तुम्हें आज पहला नियम कराता हूँ, और फिर तुम्हें उस पहले नियम से उसके क्वेश्चंस करने हैं, जो जितने भी सर ने कराए हैं, है ना, वो करने हैं तुम्हें। और यहाँ तक एक बार अच्छे से पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेनी है। अब अपना बस फैराडे एक का द्वितीय नियम भी बचा हुआ है। चलो मैं दोनों नियम करा दूंगा आज ही, खत्म कहानी। जय सिया राम, जय श्री हनुमान। आज चैप्टर का कर देते हैं खलास। बैटरियां बचेंगी, बैटरियों की तुम्हें दे दूंगा एक सारणी, रखते रहो पूरी जिंदगी भर। चलो तो भाई, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं इतनी जल्दी करा दूंगा यार इस सांद्रता सेल से। चलो बढ़िया, 2 ही क्लासों में हो गया अपना काम। दो क्या, एक ही थी, दो आज ही बना रहा हूँ दोनों को। चलो तो अपन देख लेते हैं अब अपन फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने नियम किस पर दिया? मात्रा पर, कि कितना निक्षेपित होगा, कितना नहीं होगा। तो मात्रा अपन मोल में नहीं लेंगे,
मोल में नहीं लेंगे, कारण मोल में नहीं लेंगे, यानी मोलिकुलर वेट नहीं लेंगे, मोलर मास नहीं लेंगे। कारण कारण देखो, अभी देखो H2SO4 आ गया था बीच में, कहीं ना कहीं आया था ना अभी H2SO4, उसने 2H प्लस दे दिए, उसने तो मोल का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म कर दिया साले ने भाई। 2H प्लस मोल रससमीकरण गुणांक को नहीं बता पाता, लेकिन तुल्यांकी भार तुल्यांक रससमीकरण गुणांक को बता देते हैं, इसलिए फेराडे ने मोल का यूज नहीं किया, तुल्यांकी भार का यूज किया है। तो अपन को तुल्यांकी भार तो आना चाहिए, वो आता है अपन को, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो फेराडे का प्रथम नियम तुल्यांकी भार क्यों लिया गया, क्योंकि तुल्यांकी भार इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देता है ना। तो अब देखो तुल्यांक, पहला नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम देखो, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित धातु या उत्सर्जित गैस का द्रव्यमान सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इतना बात समझ में आई। अब ये समानुपाती होता क्यों है ये भी समझो। अपन जब देखो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब इधर से 10 इलेक्ट्रॉन आए, समझो, और 10 Ag प्लस ही को ही तो ये संतुलित कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। मान लो अपने सेल ने इसे 1 लाख इलेक्ट्रॉन दिए, 1 लाख इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब इस अपन ने जो सेल लगाया है वो सेल की क्षमता है 1 लाख इलेक्ट्रॉन देने की, तो उसने 1 लाख इलेक्ट्रॉन दिए, 1 लाख Na प्लस निक्षेपित हो गए और Na प्लस थे 2 लाख, तो भाई 1 लाख बच गए, क्योंकि सेल की क्षमता ही इतनी है। तो जितना आवेश उतना निक्षेपण, ये तो सीधी बात है भाई, जितना आवेश होगा उतना निक्षेपण होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही निक्षेपण होगा। और आवेश, एक गुलाम आवेश, एक क्यू का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। आवेश एक क्वांटिकल राशि है, आज ही मैंने तुम्हें फिजिक्स की क्लास में बताया है, तो है ना, तो उसमें तुम देख लेना, आराम से समझ लेना। तो प्रथम अगर तुमने ले ली होगी तो समझ आ जाएगा, नहीं ली होगी तो आप समझ लेना वह लेके, इसे लेने की बात तो एक ही है। तो आवेश इस प्रथम नियम के अनुसार जो, यानी जो निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है, यानी पदार्थ का जो द्रव्यमान जो निक्षेपित हुआ है, W ले रहे हैं, वो किसके समानुपाती है, वो प्रॉपरली आवेश के समानुपाती है। मैंने तुम्हें अभी बता दिया क्यों है समानुपाती। जब समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं अपन, चिन्ह हटाया जाता है तो एक तुल्यांक आता है, उसे अपन कहते हैं ZQ, जेड। अब ये जेड क्या है, जेड है यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, जेड वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। अब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब ये तुल्यांक की भार पर निर्भर करता है जेड। पहली बात तो जेड का नाम ही क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब वो तुल्यांक की भार पर निर्भर करता है। तो अब अपन थोड़ी जेड की बात कर लेते हैं। तो ये तो अपना नियम आ गया कि W बराबर होता है ZQ। अब जेड की बातें कर लेते हैं अपन। जो जेड होता है अपना, जेड होता है वो तुल्यांक भार पर निर्भर करता है। तुल्यांक भार पर कैसे निर्भर करता है, जेड बराबर होता है तुल्यांक भार बटे फेराडे। फेराडे 1 फेराडे 2 फेराडे 3 फेराडे, फेराडे गुलाम आवेश 1 फेराडे में कितना होता है, 96,500 गुलाम होते हैं। यानी एक 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 गुलाम कितना होता है, एक गुलाम होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक गुलाम क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है एक गुलाम, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 गुलाम। और एक गुलाम का मतलब होता है 1 फेराडे। 1 फेराडे का मतलब है इस फेराडे का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। फेराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ गए ये बात है। फेराडे का मतलब होता है 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये मैंने तुम्हें शायद बताया था, शायद मुझे याद है बताया था कि एक, तुम्हें थोड़ा संग से समझा लेते हैं भाई यार। यार ये शायद मैंने बता दिया था तुम्हें मोल वाले कॉन्सेप्ट में, मुझे याद नहीं है, पर एक बार मैं देखो तो बता देता हूँ। चलो ठीक है दोबारा, मतलब अब हम फेराडे समझते हैं। एक फेराडे है क्या, एक फेराडे क्या है, इसकी कहानी समझते हैं। देखो अपन जानते हैं कि आवेश होता है
इलेक्ट्रॉन, एक क्यू आवेश वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि आवेश क्वांटीकृत राशि है और वो आवेश प्लस माइनस हो उससे मतलब नहीं करता। वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। इतना होता है एक आवेश, है ना। 19 गुलाम इतना होता है, ठीक है। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब एक क्यू आवेश, एक क्यू आवेश है ना। क्यू होता है मतलब एक आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम आवेश। गुलाम है ना, ये है गुलाम आवेश, है ना। मतलब गुलाम बहुत छोटी यूनिट है, बिल्कुल, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? अरे गुलाम बहुत बड़ी यूनिट है, समझो। अगर एक गुलाम निकाला जाए ना, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। यानी एक गुलाम में होगा 1 इलेक्ट्रॉन बटे 1.6 इंटू 10⁻19। इसको मान लो, इसको 1.5 मान लो तो, है ना। इसको काट लो, इसको एक से काट दो तो एक गया, मान लो एक से काट दिया मैंने, इंटू ये 10⁻19 मतलब 10 प्लस में 19 आ जाएगी। एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक गुलाम आवेश इतना है कि अगर मैं 50,000 साल तक, 1 लाख साल तक एक वस्तु को इलेक्ट्रॉन दूं, 1 लाख साल तक इलेक्ट्रॉन दूं, तो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाऊंगा कि वो एक गुलाम आवेश हो जाए। अगर मैं पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दूं ना, 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दूं, तो मैं 50 लाख साल तक, मतलब पर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन दूं कोई चीज को, तो मैं 50 लाख साल तक इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता कि वो एक गुलाम आवेश के बराबर हो जाए। इतना आवेश होता है एक गुलाम में। समझ में आया कितना आवेश होता है? इतना होता है एक गुलाम आवेश में 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग। मतलब एक गुलाम आवेश बहुत, एक गुलाम बहुत बड़ी, बहुत बड़ा हुआ है मात्रक। समझ आई बात है? तो अब समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, यानी बहुत माइनस में आवेश होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का है, अगर मैं इसे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालूं, तो एक मोल में होते हैं, एक मोल बराबर होता है, अपन जानते हैं कि भार बटे अनुभार, ये सबसे अपन अब नंबर में कैलकुलेट करें तो n इंटू एन होता है। नंबर कितने, संख्या कितनी होती है? संख्या एक लो, संख्या कितनी लो? एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं? n। एक मोल के लिए n एक, है ना। संख्या नंबर कितनी है? एक। तो देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? n इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, n इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन। अब देखो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 96,498 के करीब आती है, और उसको अपन कहते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 गुलाम। राउंड फिगर में एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहा जाता है 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम। यानी 1 फैराडे का मतलब है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जेड अपना आया वो था तुल्यांकी भार बटे फैराडे, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तुल्यांकी भार बटे एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार ई बराबर होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार है ये, तो ये है मोलर भार, मोलर मास इनटू एन बटे एन फैक्टर। कैसे होता है देखो, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर नॉर्मलता का मतलब होता है भार बटे तुल्यांकी भार, वेट बाई तुल्यांकी भार, है ना। मोल का बराबर होता है भार बटे मोलर भार, अनुभार बॉल बटे अनुभार मोलिकुलर वेट, है ना, इनटू एन फैक्टर। तो देखो वार से तो वार चल जाएगा, देखो इधर से मोलर भार इधर आ जाएगा, बैलेंस फैक्टर इधर आ जाएगा। तो देखो इधर ले जाओ तो मोलर मास बराबर हो जाएगा ए इंटू
वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ ई इजिकल टू निकालूंगा तो मोलर भार बटे वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा ना, यहाँ से निकाल दिया एन बराबर एम इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, ये अपन जानते थे फॉर्मूला। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, इससे अपन जेड बराबर मोलर मास बटे एन फैक्टर इंटू फेराडे, एक फेराडे, ठीक है, एक फेराडे हो गया। अब जानते हैं कि मोलर मास है ना, मोलर मास यानी मोलर मास जो मॉलिक्यूलर वेट है, अपन जानते हैं कि मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोलर मास अपना एक ही बात है, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखो अपना फॉर्मूला आया था W बराबर जेड क्यू, तो W की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। W बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, मोल, देखो नहीं W बराबर जेड की वैल्यू रख दो मोलर मास बटे एन फैक्टर इंटू फेराडे, एक फेराडे इंटू क्यू। तो इसको मैं इधर लिया हूँ W बाई मोलर मास बराबर क्यू बाई एन फैक्टर इंटू फेराडे, लिया है। अब देखो ये क्या है, यही तो मोल है, तो 1 मोल इक्वल टू क्यू बाई एन फैक्टर इंटू फेराडे, क्यू बराबर एन फैक्टर इंटू फेराडे, है ना, फेराडे है ना, यही है ना। तो ये एन, अब देखो ये क्या है, मोल मोल को अपन कैसे लिखते हैं एन में, कि एन मोल, क्या एन मोल लिखते हैं ना, तो मोल को क्या लिखेंगे एन, और इस वैलेंसी फैक्टर को क्या लिखेंगे अपन, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्यू बाई एफ होता है। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर क्यू बाई एफ, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर क्या होता है, क्यू बाई एफ। अभी अपना फॉर्मूला आ गया, ये अपना पहला फॉर्मूला आया। अपना पहला फॉर्मूला क्या आया, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इजिकल टू क्यू बाई एफ। वैलेंसी फैक्टर निकालना तुम्हें आता है, हर चीज़ का मोल भी आते हैं, तो अब तुम निकाल सकते हो आराम से। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तुल्यांक के बाहर से करो, मोल इंटू वैलेंस, अगर मोल दिया है तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर से करो, और अगर तुल्यांक की बार दिया है तो बढ़िया है, सबसे जेड क्यू लगाओ, और डब्ल्यू बराबर जेड बराबर ई बटा एफ, क्यू लगा दो ई क्यू, ये तुल्यांक की बार दिया हुआ है। तुल्यांक की बार नहीं दिया है तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर लगा दो, क्या दिक्कत है भाई, है ना, दोनों फॉर्मूले सही है। अब देखो अपन फेराडे की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, तो एक फेराडे बराबर अपन ने अभी कैलकुलेट किया था कि एक फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम, यूज कर सकते हैं। आवेश क्यू क्या होता है, क्यू होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये अपन जानते हैं। अवोगाद्रो संख्या अपन जानते हैं, सब कुछ अपन जानते हैं, तो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को तुम ट्राई करना, मैं एक तुम्हें नीट का क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला नेक्स्ट पेज पर लो, यानी इन क्वेश्चनों के बाद अगला जो क्वेश्चन है ना उस पर, जो देखो क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट। देखो इससे नीचे का क्वेश्चन तो तुम करना, मैं नीट 2024 का क्वेश्चन करा देता हूँ। कॉपर सल्फेट के विलयन वाले किसी वोल्ट मीटर से 100 सेकंड में, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर उत्पन्न करने वाला एक मीटर होता है, इससे 100 सेकंड के लिए इतनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी इसने विद्युत धारा दी है, क्या दी है, विद्युत धारा आई दे दी इसने 9.6487 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतनी प्रवाहित धारा की जाती है। तो प्रवाहित धारा के निक्षेपित सीयू का ग्राम में द्रव्यमान, मतलब इसने किस में दिया है, एक विलियन में दिया है, और प्रवाहित धारा प्रवाहित करी है जिससे विद्युत अपघटन हुआ है, विद्युत अपघटन से पदार्थ निक्षेपित हुआ है, और वो पदार्थ है सीयू कितना निक्षेपित हुआ है, ये मात्रा पूछ रहा है। तो अपन का फॉर्मूला अपन को जानते हैं कि एन बराबर एन डॉट वैलेंसी फैक्टर बराबर क्यू बाई एफ होता है। अपन आवेश निकालते हैं तो धारा का फॉर्मूला तो होता है आई बराबर आवेश बटा समय। अब इसने समय कितना दिया है भाई, इसने दिया है 100 सेकंड तक, तो क्यू निकाल सकते हैं, आई दी, देख क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, आई कितनी है 9.676487, और टी समय कितना दिया है 100 सेकंड, यानी 96,400.88, इतना आवेश हो गया क्यू,
कूलम्ब, इतना आवेश आ गया। अब देखो इसने क्या दिया है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो, अब इसने कोई भी चीज़ नहीं दी है अपन को, लेकिन इसने सीयू बोल दिया है। तो सीयू अपने, पहली बात तो सीयू निश्चिपित हो रहा है। निश्चिपित किससे हो रहा होगा, विद्युत अपघटन हो रहा होगा, विद्युत अपघटन हो रहा होगा उसमें। तो सीयू निश्चिपित हो रहा है, मतलब मान लो सीयू निश्चिपित हो रहा है, सीयू सॉलिड में, है ना। सीयू सॉलिड में निश्चिपित होता है अपन को, तो सीयू बनेगा किससे भाई, सीयू अगर यहाँ Cu+2 आयन होंगे तभी तो बनेगा, यानी Cu+2 आयन होंगे तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। Cu+2 आयन कैथोड पर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके ये Cu निक्षेपित होगा। ये अपन को विद्युत अपघटन करना तो आता है, मतलब Cu+2 बन रहा है Cu सॉलिड। तो इसके लिए अपन Cu+2 से जा रहा है जीरो में, +2 से जा रहा है जीरो में, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया अपना, वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। तो यहाँ अपन वैलेंसी फैक्टर रखेंगे एन, कितना मोल प्रभावित कर रहा है भाई, निश्चित ग्राम में वजन निकालना है। मोल बराबर क्या होता है, वेट बटे मोलर मास। मोलर मास किसका, सीयू का। वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई, 2। आवेश कितना निकाला, 96, 4.87। और 1 कूलम्ब में आवेश कितना होता है, 96,500, या फिर उसे कह सकते हैं अपन एक्चुअल वैल्यू है 96,487, वो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब इसमें देखो क्या है, 1 कूलम्ब आवेश निकाल लिया अपने, बिल्कुल। अब इसने देखो कूलम्ब इनवर्स फैराडे, ग्राम पर मोल, सीयू किसमें, सीयू का ग्राम पर मोल में दे दिया वजन, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे भाई, समस्या है क्या, नहीं भाई। तो अब देखो इसके बाद 2 जीरो, तो इधर इधर हटा के 2 जीरो लगा दी। तो ये देखो ये सिर्फ ये कट गया, ग्राम में निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है 63 इंटू 2 बराबर 1/100। देखो इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो वेट आ जाएगा 63/200, लगभग 0.315 ग्राम निकाल सकते हो आराम से। तो तुम्हें फैराडे का प्रथम नियम समझ आया, इसके क्वेश्चंस करना, है ना। अब द्वितीय नियम तुम्हें अगली क्लास में समझाऊंगा, वरना तुम्हारी ओवरडोज हो जाएगा।